हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। इंग्लिश ग्रामर को बेसिक या जीरो से सीखने की जर्नी में यह दूसरा वीडियो है। पिछले वीडियो में आपने सेंटेंस के बारे में जाना और अंत में कुछ सवाल भी उभर कर आए जिनका उत्तर जाने बिना इंग्लिश ग्रामर में आगे बढ़ने का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो चलिए इस वीडियो में उन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं। अगर आप यह वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि भविष्य में आने वाले मेरे वीडियोस को अपलोड करते ही आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएं। दोस्तों, इंग्लिश में जब भी एक सिंपल या आसान सेंटेंस बनाई जाती है तो कुछ चीजें काम में ली जाती है और उनके बिना कोई भी सेंटेंस अधूरी लग सकती है। एक उदाहरण से इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। जैसे पोपट लाल रिसीव्ड अ गिफ्ट। इस सेंटेंस में पहला शब्द पोपट लाल एक सब्जेक्ट है जिसका मतलब होता है कर्ता, यानी कि कार्य को करने वाला। रिसीव्ड एक वर्ब है जिसका मतलब होता है कार्य या एक्शन, और अ गिफ्ट एक ऑब्जेक्ट है जिसका अर्थ होता है वो जो एक्शन या कार्य को प्राप्त करता है या वो जिस पर किए गए एक्शन या कार्य का प्रभाव पड़ता है। तो इस तरह से इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर हुआ सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यदि आप इस सेंटेंस में दिए हुए सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट में से किसी भी एक को वहां से हटा लेते हैं तो बाकी बचे हुए शब्दों से सेंटेंस अर्थहीन बन जाती है। जैसे यदि आप पोपट लाल को हटाते हैं तो रिसीव्ड अ गिफ्ट का अर्थ निकलता है एक उपहार प्राप्त किया। लेकिन फिर सवाल उठता है किसने एक उपहार प्राप्त किया। अतः पोपट लाल को वाक्य में से हटा लेने से यह सेंटेंस मीनिंगलेस बन गई जिसका कोई तुक नहीं बनता। ठीक इसी तरह यदि आप वर्ब यानी कि रिसीव्ड को वाक्य में से हटा देते हैं तो पीछे पोपट लाल अ गिफ्ट रह जाता है जिसका अर्थ निकलता है पोपट लाल एक उपहार। इसका भी कोई पूर्ण अर्थ नहीं निकला। और यदि आप ऑब्जेक्ट यानी कि अ गिफ्ट को हटा लेते हैं तो पीछे पोपट लाल रिसीव्ड बच जाता है जिसका अर्थ निकलता है पोपट लाल ने प्राप्त किया। लेकिन फिर सवाल उठता है कि क्या प्राप्त किया। मुझे उम्मीद है कि अब आपको एक सेंटेंस में काम आने वाली चीजों की थोड़ी बहुत पहचान तो हो गई होगी, यानी कि कौन सा शब्द सब्जेक्ट है और वो शब्द ही क्यों सब्जेक्ट बना। दूसरा, कौन सा या कौन से शब्द वर्ब है और वो शब्द ही वर्ब क्यों है, तथा कौन सा शब्द ऑब्जेक्ट है और वो ही क्यों ऑब्जेक्ट है। और इस तरह से पिछले वीडियो के अंत में उठे 3 सवालों में से पहले सवाल का जवाब आपको अब मिल गया होगा। आइए अब इस सेंटेंस के स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा और अच्छे से जानते हैं। जैसा कि मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि एक सेंटेंस कई अलग अलग शब्दों से मिलकर बनती है और उन शब्दों को ग्रामर की भाषा में अलग अलग नामों से जाना जाता है। ठीक उसी तरह जिस तरह से हमारा शरीर अलग अलग अंगों से मिलकर बना है। ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि उन शब्दों को सेंटेंस बनाते समय एक निश्चित स्थान पर रखा जाता है। यदि उन शब्दों को एक जगह विशेष पर ना रखा जाए तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। वैसे ही जैसे यदि हमारे मुंह की जगह एक हाथ हो तो हम किसी अंतरिक्ष प्राणी से कम नहीं लगेंगे। कहने का अर्थ ये हुआ कि हर शब्द का स्थान निश्चित होना सेंटेंस के स्ट्रक्चर की वजह से होता है। जरा ये सेंटेंस देखिए, मीना हैज रंग हर ओन क्लोथ्स, यानी कि मीना ने अपने खुद के कपड़े निचोड़ दिए हैं या निचोड़ लिए हैं, या मीना अपने खुद के कपड़े निचोड़ चुकी है। अब अगर इस सेंटेंस में शब्दों को इधर उधर रख दिया जाए तो सेंटेंस की स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगी और यह सेंटेंस अपना अर्थ खो देगी। जैसे रंग, ऑन, मीना, हर, हैज, क्लोथ्स। और ऐसी स्थिति में ये एक जम्बल्ड सेंटेंस बन जाएगी जिसको सॉल्व करने पर ही वह एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन पाएगी। सेंटेंस के टाइप्स के अनुसार उनकी स्ट्रक्चर्स भी भिन्न भिन्न होती है। इन स्ट्रक्चर्स को आप किसी खूबसूरत मकान के नक्शे के रूप में समझ सकते हैं। एक कॉमन स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होती है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। आप दुनिया की किसी भी चीज को सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, बस दोनों का रिलेशन बैठना जरूरी है, यानी कि सब्जेक्ट के द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव ऑब्जेक्ट पर होना चाहिए। जनरली इंग्लिश में 24 हेल्पिंग वर्ब्स को मुख्यतः काम में लिया जाता है जिनको ऑक्सिलरीज कहा जाता है और जिनका काम होता है उस सेंटेंस में हो रहे एक्शन का काल या समय बताना। सेंटेंस में हो रहे एक्शन यानी कि कार्य को मेन वर्ब कहा जाता है। इसके अलावा एक अच्छी सेंटेंस बनाने में और भी बहुत सी चीजें काम में ली जाती है, जैसे कि नाउन्स, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, prepositions, conjunctions, determiners, phrases, idioms इत्यादि। फिलहाल इनके बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि ये सब अपने आप में बहुत गहरे टॉपिक्स हैं।
मुझे उम्मीद है कि अब आप सेंटेंस के स्ट्रक्चर के हर एक हिस्से को भली भांति समझ गए होंगे और इस तरह आपको पिछले वीडियो में उठे दूसरे सवाल का भी जवाब मिल गया होगा कि सेंटेंसेस में काम आने वाली चीजों को हम सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, डिटर्मिनर, फ्रेज, क्लॉज, इडियम आदि नामों से जानते हैं। सेंटेंस के बारे में एक मजेदार और रोचक बात यह है कि आप सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब से भी एक मीनिंगफुल यानी कि अर्थपूर्ण सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे अंकित रन्स अर्थात अंकित दौड़ता है। तो चलिए अब प्रैक्टिस के लिए एक और वाक्य बनाते हैं। सब्जेक्ट यानी कि कर्ता के रूप में मोहन को लेते हैं, हेल्पिंग वर्ब के रूप में लेंगे वॉज को, मेन वर्ब के रूप में लेंगे ब्रेकिंग यानी कि तोड़ना और ऑब्जेक्ट के रूप में लेंगे स्टोन्स यानी कि पत्थरों को। तो हमारा सेंटेंस कुछ इस तरह से बन रहा है, मोहन वॉज ब्रेकिंग स्टोन्स। इस सेंटेंस में वॉज हेल्पिंग वर्ब की वजह से पूरा वाक्य भूतकाल में बना है। यदि इसकी जगह पर आप इज को रखते हैं तो यह सेंटेंस वर्तमान काल में माना जाएगा, जैसे मोहन इज ब्रेकिंग स्टोन्स। वॉज हेल्पिंग वर्ब भूतकाल के समय को बताती है और इज हेल्पिंग वर्ब वर्तमान समय को। आइए कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं। शशि हैज साइंड द पेपर्स। शशि ने कागजों पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। माई अंकल विल सेंड अ वॉच फॉर मी। मेरे चाचा या मामा मेरे लिए एक घड़ी भेजेंगे। द वाइट कर्टेन इज स्वेइंग। सफेद पर्दा हिल रहा है। द टाइगर हैड किल्ड अ डियर। बाघ ने एक हिरण को मार दिया था। रवि कुक्स हिज फूड हिमसेल्फ। रवि अपना खाना खुद बनाता या पकाता है। अब आप इस वीडियो को कुछ देर रोककर इन सभी सेंटेंसेस को ध्यान से देखें और खुद पता लगाएं कि इनमें कौन से शब्द सब्जेक्ट्स हैं, कौन से शब्द हेल्पिंग वर्ब्स हैं, कौन से शब्द मेन वर्ब्स हैं और कौन से शब्द ऑब्जेक्ट्स हैं। इतना करने के बाद आप खुद भी कुछ सेंटेंसेस बनाइए ताकि आप जान सके कि आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है या नहीं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक बटन को जरूर दबाएं और अगर आप कोई सुझाव देना चाहें तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। इसके अलावा इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। हैव अ नाइस डे।